जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने अच्छे से बायोमॉलिक्यूल को कर लिया है। आज हम लोग पॉलीमर पे बात करने जा रहे हैं। बच्चों ये भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है, तो आप ध्यान से इसे समझिएगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसका आपको देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीमर कहाँ किसे जाता है। ठीक है बच्चों, पॉलीमर किसे कहते हैं, पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। बच्चों समझना है, जैसे मान लीजिए हमने पिछले बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है ये बच्चों ग्लूकोज को जोड़ने से बनता है, यानी ग्लूकोज के यूनिट को जोड़ने से हम सेलुलोज बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे मान लो n नंबर ऑफ ग्लूकोज हैं। n का मतलब बहुत सारा है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज हैं। तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो एक सिंगल जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, उस सिंगल ग्लूकोज को हम लोग मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमर कहा जाता है। और ये मोनोमर जो है मिल करके एक बड़ा यूनिट तैयार करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। उसी का नाम पॉलीमर कहलाता है। जैसे मान लो अमीनो एसिड है, तो याद है अमीनो एसिड जुड़ कर बच्चों प्रोटीन बनाता था। क्या बनाता था? प्रोटीन बनाता था। तो ये अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते थे, तो प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर हो गया। और बाकी उसमें जो अमीनो एसिड लगे हैं, यानी सिंगल जो अमीनो एसिड यूज़ हो रहे हैं, उसे हम लोग बच्चों मोनोमर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? मोनोमर कहेंगे। तो एक एक यूनिट जो यूज़ होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं, और एक बड़ी यूनिट जो तैयार होती है बच्चों, उसे हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब ज़रा खुद सोचो कि एक एक छोटा यूनिट मिल करके एक बड़ा यूनिट बना रहा है। जैसे कैसे हम लोग कोई हार बनाते हैं तो एक एक मोती को मिला करके बनाते हैं, तो सिंगल जो है वो मोनोमर है, बाकी जो बड़ा वाला बन गया पॉलीमर है। मैंने जस्ट एग्जांपल रखा है समझाने के लिए। तो जब पॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे यूनिट को जोड़ने से बना है। तो बहुत सारा छोटा यूनिट जब जुड़ा है तो जुड़ने के बाद एक जब बड़ा यूनिट तैयार कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर वैसा सब्सटेंस है, पॉलीमर वैसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बच्चों वेरी हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। अरे भैया क्यों ना हाई हो? क्योंकि छोटे यूनिट जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ कर के एक बड़ा यूनिट तैयार करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर का मतलब एक वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा बच्चों? हाई रहेगा। और जो छोटे यूनिट के मिलने से बने हैं, जिसे हम मोनोमर कहते हैं, तब जाकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पॉलीमर का डेफिनेशन समझ रहे हैं। आइए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ कि द सब्सटेंस, यानी वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है, यानी हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। एमडब्ल्यू का मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो गया। द सब्सटेंस हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इज फॉर्म बाय, यानी ये बना हुआ है, फॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, यानी बहुत सारे छोटे यूनिट के मिलने से बना हुआ है। उस छोटे यूनिट को बोलते हैं बच्चों मोनोमर। क्या बोला जाता है बच्चों? मोनोमर कहा जाता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा और बहुत सारे छोटे यूनिट के मिलने से बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो जो सब्सटेंस तैयार होगा उसे हम बोलेंगे पॉलीमर, यानी इज कॉल्ड पॉलीमर कहलाएगा। उसे हम लोग पॉलीमर कहेंगे। बच्चों मान लो कोई पॉलीमर बन रहा है, कोई छोटे यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके एक बड़ा यूनिट तैयार कर रहा है, जिसे पॉलीमर कहा गया है। तो छोटे यूनिट का आपस में जुड़ना, यानी पॉलीमर जब बनता है तो उस प्रोसेस का नाम कहलाता है पॉलीमेराइजेशन। क्या नाम कहलाता है बच्चों? पॉलीमेराइजेशन। तो जो प्रोसेस होगा, यानी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बच्चों पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? पॉलीमेराइजेशन हम लोग बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन तो समझ गए हैं। क्या है भैया पॉलीमर? तो पॉलीमर का मतलब वैसा कंपाउंड है, वैसा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा रहेगा? हाई रहेगा। किससे बना हुआ है? तो ये छोटे यूनिट के मिलने से बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। और मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसे पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ बच्चों, सबसे पहला चीज़, पहली बार जो बंटवारा हो रहा है कि पॉलीमर जो है ये दो तरह का होता है। पहले को बोलते हैं होमोपॉलीमर, यानी पहला कहलाता है होमोपॉलीमर और दूसरे को बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है बच्चों, पॉलीमर कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन है? होमोपॉलीमर और कौन है? कोपॉलीमर है। तो होमोपॉलीमर का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि मेड अप ऑफ only one type of monomer, only one type of monomer। ठीक है, तो पहला तो बच्चा माने दिमाग में ये बात तो एकदम पक्का है कि पॉलीमर जो है वो किससे बनता है बच्चों? मोनोमर से बनता है। अगर एक ही तरह के मोनोमर से पॉलीमर बन रहे हैं, अगर एक ही तरह के मोनोमर से पॉलीमर बन रहे हैं तो उस पॉलीमर को बच्चों बोला जाएगा होमोपॉलीमर। क्या बोला जाएगा बच्चों? होमोपॉलीमर। तो पॉलीमर कोई भी हो, वो बनाता कौन है? उसे मोनोमर बनाता है। और अगर एक ही तरह का मोनोमर पॉलीमर बना रहा है तो उस पॉलीमर का नाम क्या कहलाता है बच्चों? होमोपॉलीमर कहलाता है। कोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया कि मेड अप ऑफ, यानी बना हुआ है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, यानी एक से ज़्यादा टाइप के अगर मोनोमर होंगे और वो मोनोमर अगर पॉलीमर बना रहे हैं बच्चों तो उस पॉलीमर का नाम कहलाता है कोपॉलीमर। क्या नाम कहलाता है बच्चों? कोपॉलीमर। तो पॉलीमर का डेफिनेशन समझ में आ गया है। पॉलीमर दो तरह का है ये समझ में आ गया है, एक होमोपॉलीमर और एक क्या होता है बच्चों? कोपॉलीमर। फिर से मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा, जो छोटे छोटे यूनिट से जुड़ करके बना हुआ है, उस छोटे छोटे यूनिट का नाम होता है मोनोमर। और जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर। पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम है बच्चों पॉलीमेराइजेशन। क्या नाम है बच्चों? पॉलीमेराइजेशन। अब पॉलीमर कितने तरह के हैं पहले ये बताओ? दो तरह के। कौन कौन है बच्चों? तो होमोपॉलीमर और कौन है? कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है? तो भैया एक ही तरह का मोनोमर होगा। कोपॉलीमर का मतलब क्या है? तो दो, एक से ज़्यादा मोनोमर होगा, यानी कई तरह के मोनोमर अगर आपस में मिल गए तो जो पॉलीमर तैयार होगा उसे हम कोपॉलीमर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो, तो पॉलीमर का मैंने डेफिनेशन समझा दिया है, पॉलीमेराइजेशन भी आपको समझ में आ गया है, मोनोमर भी समझ में आ गया है, बाकी दो तरह के पॉलीमर हैं, एक होमोपॉलीमर एक कोपॉलीमर, ये भी समझ में आ गया है। आइए यहाँ से हेडिंग लगाइए पहले, यानी हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी अब पॉलीमर का कुछ बंटवारा होने जा रहा है, कुछ क्लासिफिकेशन होने जा रहा है, यानी पॉलीमर को हम लोग बांटने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो पॉलीमर का, तो किस आधार पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी अभी जो बंटवारा होने वाला है उस शेप के आधार पे है, यानी आकार के आधार पे है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन, अभी तो दो टाइप का, उधर तो नॉर्मल आपने समझा है, एक होमोपॉलीमर और एक क्या है? कोपॉलीमर है। अभी जो बंटवारा होने जा रहा है पॉलीमर का, सबसे पहला जो बंटवारा होने जा रहा है, क्लासिफिकेशन होने जा रहा है, वो किस आधार पे हो रहा है भैया? तो शेप के आधार पर, यानी इनके आकार के आधार पर, शेप के आधार पर। तो बच्चों शेप के आधार पर सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम है लीनियर पॉलीमर। क्या नाम है बच्चों? लीनियर पॉलीमर। सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम है लीनियर पॉलीमर। तो शेप के हिसाब से तीन तरह के पॉलीमर होते हैं। कितने तरह के बच्चों? तीन तरह के। पहला क्लासिफिकेशन चल रहा है, संभल के एकदम बात को याद रखना है। शेप के हिसाब से कितने तरह के पॉलीमर? तीन तरह के पॉलीमर होते हैं। सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है बच्चों? लीनियर पॉलीमर है। चलिए ठीक है, लीनियर पॉलीमर है। नाम आपको समझ में आ रहा है पहले कि नाम में लीनियर लगा हुआ है। लीनियर का मतलब होता है बच्चों सीधा। लीनियर माने क्या होता है? सीधा। तो आप नाम से खुद समझ सकते हैं। तो इसके बारे में अगर लिखना होगा तो लीनियर पॉलीमर में सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि इसका भैया लीनियर शेप होगा। कैसा होगा? लीनियर शेप होगा। और कोई भी चीज़ का अगर लीनियर शेप होता है तो वो रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। कैसा अरेंजमेंट में? रेगुलर माने एक नियमित अरेंजमेंट होगा, एक रेगुलर ऑर्डर होगा, एक बढ़िया क्रम होगा। तो मोनोमर जो सजे हुए होंगे एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में एकदम सजे हुए होंगे, इस तरीके से लीनियर शेप है।
तो अरेंज इन यानी ये सजे हुए होंगे रेगुलर ऑर्डर, यानी जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। और जो लीनियर पॉलीमर होता है बच्चों, उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी ये पॉलीमर जो है ये मजबूत होते हैं, यानी स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है, ज़रा ये बताओ। तो सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का शेप बोलो कैसा है, तो लीनियर शेप है, माने कुछ तो याद रहेगा नाम से, तो कुछ तो लिखना है। लीनियर शेप, तो लीनियर जब चीज़ है तो अरेंज कैसा रहेगा, तो भैया रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी मजबूती है इसमें। लीनियर पॉलीमर का अगर स्ट्रक्चर कोई बनाए तो नॉर्मल इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी ये स्ट्रक्चर हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन से पॉलीमर का है बच्चों, लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। चलिए ठीक है, हो गया इधर से। दूसरा जो पॉलीमर है उसका नाम है ब्रांच्ड पॉलीमर। क्या नाम है बच्चों, ब्रांच्ड पॉलीमर है। ये नॉर्मल सा बात है, अभी ब्रांच पॉलीमर है, एक एक लाइन का भी तो डेफिनेशन है, आपको याद करते चलना है। तो पहला जो बंटवारा है वो किस पे है बच्चों, शेप के ऊपर है। और शेप के हिसाब से पॉलीमर कितने तरह के, मैंने 3 तरह का आपको बताया। पहले का नाम बताना ज़रा, तो सर पहले का नाम है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का शेप बोलो कैसा है, तो लीनियर शेप है। अरेंजमेंट कैसा रहेगा, तो रेगुलर ऑर्डर में रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा है, तो हाई है भैया, मजबूती है इसमें। दूसरा पॉलीमर का नाम बता बच्चों, तो ब्रांच पॉलीमर है। ब्रांच पॉलीमर का मतलब पॉलीमर किससे बने हैं, तो मोनोमर से बने हैं। ये तो एकदम पक्का है कि मोनोमर से बने हुए हैं। तो जिस मोनोमर से बने हुए हैं वो मोनोमर के अंदर ब्रांचिंग रहेगा। मोनोमर के अंदर क्या रहेगा, ब्रांचिंग रहेगा। देखिए अगर मोनोमर के अंदर ब्रांचिंग रहेगा तो उस पॉलीमर को हम लोग ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, ब्रांच पॉलीमर। तो बनता है मोनोमर से। अगर मोनोमर में मान लीजिए ब्रांचिंग है, तो जब मोनोमर में ब्रांचिंग रहेगा तो पॉलीमर जो उससे तैयार होगा वो कैसा कहलाएगा, ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोनोमर है, मोनोमर कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, यानी जिस मोनोमर से बना हुआ है उसमें क्या रहेगा बच्चों, ब्रांच रहेगा। तो जब मोनोमर में ब्रांच रहेगा तो उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। तो मान लीजिए अगर पॉलीमर है ऐसा, मोनोमर है, तो इसमें ब्रांचिंग रहेगा। ये सब जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 आप समझ गए हैं, एक लीनियर और एक क्या समझ गए हैं, ब्रांच पॉलीमर। इसका तीसरा मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या, हाँ, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। कंडेंसेशन इसके बाद अभी आ रहा है, आगे हम लोग अभी बात करेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा भी चल रहा हूँ। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, यानी इसमें जो तीसरा पॉलीमर आ रहा है शेप के हिसाब से, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, यानी क्रॉस लिंक्ड, और इसी का नाम है बच्चों नेटवर्क पॉलीमर। क्या नाम है, नेटवर्क पॉलीमर है। ठीक है, चलिए अच्छा है, क्रॉस लिंक्ड या क्या नाम है इसका, नेटवर्क पॉलीमर है। बच्चों सबसे पहला जो बंटवारा है वो किस पे हो रहा है, शेप पे हो रहा है। शेप के हिसाब से पॉलीमर कितने तरह के, 3 तरह के। पहला बोलो क्या है सर, लीनियर पॉलीमर है। दूसरा बताओ क्या है, ब्रांच पॉलीमर है। तीसरा बोलो क्या है, तो तीसरे का नाम क्रॉस लिंक्ड या क्या कहलाता है, नेटवर्क का मतलब जाल है। नेटवर्क का मतलब क्या है, जाल है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहला बात क्या कर रहे हैं कि ये जिस मोनोमर से बनेगा, मोनोमर कंसिस्ट ऑफ, यानी मोनोमर रखता है, यानी जिस मोनोमर से बनेगा तो वो मोनोमर जो होना चाहिए वो बाई फंक्शनल, मोनोमर कंसिस्ट ऑफ बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल, यानी मोनोमर जो है Fg का मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से मैंने इस बात को लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। मानी जिस मोनोमर से बना हुआ है उसमें कम से कम 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है तो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर होने के लिए कम से कम उसमें बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, यानी कम से कम 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तब जाकर के हम उसे क्रॉस लिंक्ड या उसे क्या बोलेंगे, नेटवर्क पॉलीमर के नाम से जानेंगे। तो नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होने के लिए उसमें बच्चों कैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो याद रखना है बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। फिर से बोलेंगे क्या है, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, यानी कम से कम 2 और 3 क्या होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो अगर मान लो इस, हाँ, दूसरा बात क्या है कि 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप अगर मोनोमर में है तो ऐसे पॉलीमर में बच्चों स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन मोनोमर, यानी मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है।
और कौन सा बॉन्ड होता है भैया, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है किसके बीच में, मोनोमर के बीच में। तो ये पॉलीमर जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा ये पॉलीमर है इस तरीके से, मानिए लीनियर ही चेन रहता है, तो ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर का है। किसका है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर का है। तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क होने के लिए माने जो मोनोमर से बनेगा उसमें बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल, यानी एक मोनोमर में कम से कम 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। कैसा पॉलीमर बनाने के लिए, क्रॉस लिंक्ड या क्या बनाने के लिए भैया, नेटवर्क पॉलीमर बनाने के लिए। चलिए नेटवर्क पॉलीमर है। अब देखिए क्या होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा माने जब बॉन्ड की मदद से जब फैला हुआ है तो ये खाली जगह है, ये सब स्पेस है, खाली जगह है, तो इस खाली जगह को बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स क्या बोला जाता है बच्चों, वॉइड्स बोला जाता है, खाली जगह है, वॉइड्स है। अच्छा वॉइड्स है, तो ये माने इस तरीके से जब ये बॉन्ड से जुड़ता है तो थोड़ा दूरी बढ़ जाता है, यानी इस वाले पॉलीमर में अगर देखिएगा तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। देखो ये वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ऐसा वाला पॉलीमर जो है वो हल्का होता है, यानी डेंसिटी कम होता है। ऐसे वाले पॉलीमर के अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी खाली जगह काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉइड ज़्यादा होता है। तो इसी पॉलीमर को बच्चों बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बाद यहाँ से आगे चलता हूँ। चलिए तो अब अगले क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये पहला क्लासिफिकेशन आप समझ गए थे, जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, तो ये क्लासिफिकेशन जो हुआ था उस शेप के हिसाब से 3 तरह के पॉलीमर मैंने आपको पढ़ाया। एक पहला मैंने पढ़ाया लीनियर पॉलीमर, दूसरा आपको पढ़ाया मैंने ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर अभी चलते हैं। तो आइए पहले हेडिंग दीजिएगा, मैंने फिर से अभी हेडिंग लगाइए कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो पॉलीमर होने जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो अभी करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बेसिस का मतलब तो आधार हो गया कि भैया किस आधार पे आप बांट रहे हैं उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन कराइए। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन याद करो बच्चों, पॉलीमेराइजेशन मैंने आपको बताया था, पॉलीमर के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमेराइजेशन ही तो बोला जाता है। तो बनने के हिसाब से यानी पॉलीमेराइज, शेप के हिसाब से अभी पढ़ा था आपने 3 टाइप का। पॉलीमेराइजेशन के हिसाब से जो पॉलीमर होता है भैया वो पॉलीमर होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का। उसमें सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या नाम है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर। और दूसरा जो पॉलीमर है उसका नाम है एडिशन पॉलीमर। क्या नाम है, एडिशन पॉलीमर। आपने ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों का नाम सुना ही है, आपको तो मैंने बढ़िया से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद क्रॉस एल्डोल भी मैंने आपको समझाया था, जहाँ कैनिज़ारो रिएक्शन, ये सारी चर्चाएं हुई थी बच्चों, याद होगा आपको। चलिए कोई भारी बात नहीं है, अभी परिभाषा यानी डेफिनेशंस चल रहा है, बात को याद रखने की कोशिश करना है। तो अभी जो बंटवारा हो रहा है वो किस हिसाब से, पॉलीमेराइजेशन के हिसाब से। तो बच्चों पॉलीमेराइजेशन के हिसाब से पॉलीमर जो है वो 2 तरह के, सबसे पहला जो है उसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरे का नाम है बच्चों एडिशन पॉलीमर। यानी पॉलीमेराइजेशन के हिसाब से पॉलीमर कितने तरह के हैं, तो 2 तरह के हैं। पहले का नाम क्या है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर, और दूसरे का नाम क्या है, एडिशन पॉलीमर। आइए तो पहला हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या नाम है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए ठीक है, बढ़िया है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, तो सबसे पहला बात लिखना है कि ये जो बनता है ये बनता है इट इज़ फॉर्म बाई, यानी ऐसा पॉलीमर जो बनता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है मेरे बच्चों। किससे बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। अब बच्चे सवाल करेंगे सर व्हाट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिखूंगा। तो अब पूछा अगर आपसे कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर, लिख करके आओगे सबसे पहला बात कि कौन से रिएक्शन से बनता है बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 बड़े मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद वहाँ से छोटा मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। 2 बड़े फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे, वहाँ से छोटा सा कोई ग्रुप जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला बात तो लिखा गया कि इट इज़ फॉर्म बाई कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है।
इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में जब कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर बात करोगे तो यहाँ से एलिमिनेशन होता है मेरे बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का इस एलिमिनेशन होता है इन दिस रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो सच एज, मान लो मॉलिक्यूल अल्कोहल भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल पानी का भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल अमोनिया का भी हो सकता है, ETC। तो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का जब एलिमिनेशन होता है और दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो उस पॉलीमर को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। चलिए ठीक है, समझ रहे हो? एक एक बात को सही से समझना है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, अच्छे से मैंने बायोमोलिक्यूल आपको समझा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, NCERT की एक एक लाइन मैंने आपको बता दी है। अब मैं पॉलीमर पे बात कर रहा हूँ, शुरू से एकदम बढ़िया से इसका नोट्स बनाते चलना है, पढ़ते चलना है सही तरीके से। एक एक बात मैं समझा रहा हूँ, सारा दिक्कत दूर कर दूँगा। तो कैसा पॉलीमर है अभी ज़रा बताओ? कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से रिएक्शन से बन करके आता है? कंडेंसेशन रिएक्शन से बन करके आता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो एलिमिनेशन होता है। किसका? तो स्मॉल मॉलिक्यूल का, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल का। छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इस पॉलीमर में याद रखना है, यानी इन कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में देयर शुड बी, यानी होना चाहिए, ये पक्का है, देयर शुड बी एटलीस्ट, यानी कम से कम बच्चों 2 फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 2 बड़े फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपने पढ़ा था कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड से जुड़ रहा था, कीटोन कीटोन से जुड़ रहा था, तो कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप एकदम होना चाहिए। तो 2 फंक्शनल ग्रुप जब रहेंगे, यानी होना ही चाहिए, तब जाकर के जो पॉलीमर तैयार होगा वो कैसा होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। तो पहला बात कि कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेंगे। दूसरा बात भैया लिखना है कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का। फिर लिखना है कंडेंसेशन पॉलीमर में कम से कम कितने फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए बच्चों? 2 फंक्शनल ग्रुप कम से कम होने चाहिए। तो ये जो बात है किसका हो गया? कंडेंसेशन पॉलीमर का। आइए अब दूसरा बात करते हैं, जिसका नाम है बच्चों एडिशन पॉलीमर। क्या नाम है मेरे बच्चों? एडिशन पॉलीमर है। तो पहले तो कुछ लिखने आ जाए। तो भैया कोई पूछा कि व्हाट इज एडिशन पॉलीमर, बच्चा चलते चलते बोला सर इट इज़ फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन, यानी ये एडिशन रिएक्शन से बनेगा। बिल्कुल सही है। अगर कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है तो एडिशन रिएक्शन से बनेगा। बच्चा ने जवाब दिया कि इट इज़ फॉर्म बाय, यानी बनेगा फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन। और बच्चों एडिशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं होता है, यानी कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलता है, ये बात याद रहे। एडिशन में ऐड होता है, एलिमिनेशन में एलिमिनेट होता है। कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल ऐड भी होता है और छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी होता है। तो एडिशन रिएक्शन जो है, यानी एडिशन पॉलीमर जो है वो किससे बनेगा? तो एडिशन रिएक्शन से बनेगा। ये भैया एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो ऐड होता है। तो जब माने ऐड ही होगा, यहाँ से तो एलिमिनेट होगा नहीं। तो आपने पहला बात लिख दिया कि इट इज़ फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन। अब मान लो कोई चीज़ ऐड होते जा रहा है, 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 तो जैसे जैसे ऐड होते जाएगा तो एक चेन एकदम लंबा बनते चला जाएगा। तो एडिशन पॉलीमर में हमेशा जो चेन है वो हमेशा ग्रो करता है, हमेशा बढ़ते जाएगा। कोई भी चीज़ अगर ऐड होते जाएगा तो उसका चेन तो बढ़ता ही जाएगा, ग्रो करते जाएगा। तो एडिशन पॉलीमर में एकदम पक्का है कि चेन जो है वो कैसा होते जाएगा? ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? चेन। आपसे पूछेगा कि बताइए चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन है, आप जवाब देकर के आ जाओ कि एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। तो इट इज़ अल्सो कॉल्ड, यानी बच्चों इसको कहा जाएगा, इट इज़ अल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम हो गया चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या नाम हो गया मेरे बच्चों? चेन ग्रोथ पॉलीमर, इसे कह देना है। तो 2 तरह का पॉलीमर जो है किस हिसाब से बांटा गया है? पॉलीमराइजेशन के हिसाब से बांटा गया है। इसमें पहला वाला क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। आप तो एकदम याद रहेगा, लिख सकते हो। कौन से रिएक्शन से बना है भैया? तो कंडेंसेशन रिएक्शन से। स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और कम से कम कितने फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए? 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए इनके मोनोमर में। दूसरा बात क्या है कि एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर किससे बनेगा? तो एडिशन रिएक्शन से बनेगा। और इसी का दूसरा नाम बोलो क्या है? तो चेन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है, या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हो, या चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोला। अब मान लो
मान लो अगर मोनोमर जो है, मोनोमर मान लो अल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं बात लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात। इफ़ मोनोमर, यानी मान लिया मोनोमर माने जिससे पॉलीमर को बनना है भैया। इफ़ मोनोमर इज़ अल्कीन, मान लो मोनोमर अल्कीन है या अल्काडाइन है। अल्काडाइन का मतलब क्या, जैसे ब्यूट लिखते थे, ब्यूटाडाइन थोड़े होता है, ब्यूटाडाइन होता है। तो अल्क का मतलब तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटी सब हो गया। और ए आपको लगाना है क्योंकि कॉन्सोनेंट डाइन आया है, नेमिंग में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर मोनोमर अल्काइन है या अल्काडाइन है और इसका साथी भी हो सकता है और इट्स डेरिवेटिव, और इट्स क्या हो सकता है, डेरिवेटिव। और जो पॉलीमेराइजेशन होता है, यानी जो पॉलीमेराइजेशन मान लो हो रहा है, मान लो जो मोनोमर है वो अल्कीन है, ठीक है। मोनोमर क्या है, अल्कीन है, सब हम लोग बात करेंगे, अभी लिख रहा हूँ। मोनोमर क्या है, अल्कीन है या अल्काडाइन है, चाहे उसका कोई साथी रहे और पॉलीमेराइजेशन हो रहा है, मानो अल्कीन 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 जुड़ रहा है, एंड पॉलीमेराइजेशन टेक्स प्लेस, यानी जो पॉलीमर बनने का जो सिलसिला है वो हो रहा है, टेक्स प्लेस बाई, मान लो कैटायन से बन रहा है या एनायन से बन रहा है या मान लो फ्री रेडिकल से चल रहा है। पॉलीमराइजेशन जो है फ्री रेडिकल से चल रहा है। तो अगर मोनोमर अल्कीन है, अल्काडाइन है या उसका साथी है और पॉलीमराइजेशन चल रहा है, यानी इनके जोड़ने का काम चल रहा है, और जोड़ने का काम चल रहा है तो या तो ये कैटायन से हो सकता है या तो एनायन से हो सकता है या तो फ्री रेडिकल से हो सकता है। तो जब कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल इनको जोड़ने का काम करेगा तब पॉलीमर जो है वो एडिशन पॉलीमर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा बच्चों, एडिशन पॉलीमर के नाम से जाना जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर को जोड़ने का प्रोसेस कैटायन से हो सकता है, अभी आगे आ रहा है, एनायन से हो सकता है, फ्री रेडिकल से हो सकता है। तब जो पॉलीमर तैयार होगा वो कैसा होगा, एडिशन पॉलीमर। यानी अगर एडिशन पॉलीमर की अगर बात करो तो ये एडिशन पॉलीमर में कैटायन वाला पॉलीमर भी आ गया, एनायन से भी हो सकता है और फ्री रेडिकल से भी हो सकता है। यानी तीनों पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो किसके अंडर में जा रहा है, एडिशन पॉलीमर के अंडर में जा रहा है। तो इसको भी हम लोग इसको भी हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। इसको भी बच्चों क्या बोला जा सकता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जा सकता है। तो बिल्कुल एकदम दिमाग में ये बात याद रहे कि अगर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन है, यानी कैटायन काम कर रहा है मोनोमर को जोड़ने का, एनायन काम कर रहा है मोनोमर को जोड़ने का, या फ्री रेडिकल काम कर रहा है मोनोमर को जोड़ने का, तो ये सब पॉलीमर जो है वो किसके अंडर में जाएगा बच्चों, एडिशन पॉलीमर के अंदर में जाएगा। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस पर अभी बात होने वाला है, तो दिमाग में रहे। जैसे अभी मान लीजिए अभी हम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कहाँ जा रहा है, एडिशन में। एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहाँ जा रहा है, एडिशन में। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहाँ जा रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में ही तो जा रहा है। तो अभी जो बंटवारा हुआ है बच्चों वो किस हिसाब से, पॉलीमराइजेशन यानी बनने के हिसाब से। तो दो तरह का पॉलीमर हो गया, एक कंडेंसेशन और एक क्या हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया। अब फिर यहाँ से पॉलीमर जो है वो 4 टाइप के हैं। तो शुरू में तो एक होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर, ही तो जनरल हो गया। उसके बाद शेप के हिसाब से मैंने 3 पढ़ाया आपको, लीनियर पढ़ाया गया, ब्रांच पढ़ाया गया, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पढ़ाया गया। पॉलीमराइजेशन के हिसाब से पॉलीमर 2 तरह का बस होता है, एक कंडेंसेशन और एक क्या है, एडिशन है। इस सब में तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। और अभी जो पॉलीमर आ रहा है वो 4 तरह का पॉलीमर है, तो जिसमें कैटायोनिक भी होगा, एनायोनिक भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, और एक जो चौथा ऐड होगा उसका नाम है कंडेंसेशन, हाँ उसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ये 4 अभी ऐड होने वाला है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीन ले लो, मैं फिर चारों पे बात करूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पॉलीमराइजेशन के हिसाब से तो 2 कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे कि पॉलीमर्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि पॉलीमर जो है फिर से बच्चों 4 तरह से मैंने बटा हुआ है, 4 टाइप में बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है।
तो सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। एकदम आराम आराम से, क्योंकि अब बड़ा इधर से सीरियस होने वाला है केस। तो मैं एक बार पहले पूरा इसका थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, सारा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग जब इसके आगे चलें तो पूरा पॉलीमर मैं आपको बनाने के लिए समझा दूंगा कि कैसे कैसे बनता है, ताकि आसानी से आप एग्जाम में उसे डील करेंगे। मैं सारा कंसेप्ट आपको दूंगा कि कैसे आपको बनाना है, कितना आसान तरीके से। चलिए, तो ये पहला तो है फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन, दूसरे का नाम है बच्चों कैटायोनिक पॉलीमेराइजेशन, कैटायोनिक पॉलीमेराइजेशन। चलिए ठीक है। तीसरे का नाम है एनायोनिक पॉलीमेराइजेशन, और चौथा जो है उसका नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीमेराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमेराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों। अभी आपसे कहीं से डेफिनेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम्पल ही पूछ ले, आपको माने तैयार रहना है सवाल का जवाब देने के लिए। तो फिर से इधर पॉलीमर को कितने टाइप में बांटा गया है बच्चों? 4 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। दूसरे का नाम क्या है? कैटायोनिक पॉलीमेराइजेशन। तीसरा बोलो क्या है? एनायोनिक पॉलीमेराइजेशन। और चौथा क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमेराइजेशन। नाम से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, माने लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे। कैटायोनिक नाम है तो आपको समझ में है कि कैटायन से होने वाला है, एनायोनिक एनायन से। फ्री रेडिकल आप जानते हो सी डॉट 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 फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा। चलिए ठीक है। तो ये पॉलीमेराइजेशन होने, हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फ्री रेडिकल रहे चाहे कैटायोनिक रहे चाहे एनायनिक रहे, ये तीनों का तीनों जो पॉलीमेराइजेशन है बच्चों एडिशन पॉलीमर ही तो है। अभी मैंने एडिशन पढ़ा तो एडिशन के अंडर में चला गया। तो मान लीजिए कैटायनिक पूछ दिया कि कैटायनिक पॉलीमेराइजेशन कैसा पॉलीमेराइजेशन है, तो जवाब देना है कि एडिशन है। इस पर बात हो रहा है, अभी एडिशन है, तो ये तीनों जो है ये एडिशन के अंदर चला गया। ये एक अलग है जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले पॉलीमेराइजेशन पे बात करते हैं, जिसका नाम है बच्चों फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। क्या नाम है? फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। तो क्या लिखना है? माने फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल आप तो समझ रहे, जैसे सी डॉट होता है फ्री रेडिकल होता है, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसको शुरू कौन करेगा? तो आपको माने लिखना है कि फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन जो होगा वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में होगा, यानी माने उसके प्रेजेंस में होगा जो फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन को शुरुआत कराएगा। तो जो फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन को शुरुआत कराएगा उसको फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो माने कोई पूछ रहा है कि फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन को शुरू कौन करेगा, तो जवाब देना है फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन को जो शुरुआत करेगा उसको फ्री रेडिकल इनिशिएटर के नाम से हम लोग जानेंगे। इनिशिएटर माने शुरू करने वाला। तो इट टेक्स प्लेस, यानी होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी जिसके प्रेजेंस में होगा उसे हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। माने पहला चीज़ तो एकदम पक्का आपको समझ में आना चाहिए कि नाम है फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। तो फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन जो होगा वो किसके बीच में हो, किसके चलते होगा? तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो भैया शुरू करने वाला तो होना चाहिए, तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन को शुरू करवा देता है। चलिए ठीक है। तो जो पॉपुलर फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, यानी पॉपुलर फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो है उसका नाम है बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? बेंजोइल पर ऑक्साइड। समझना है बात को, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। बेंजोइल पर ऑक्साइड नाम क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। कौन शुरू कराएगा जरा ये बताओ? तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर शुरू कराएगा। शुरू कराने वाले का नाम क्या नाम है बोलो? बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? बेंजोइल पर ऑक्साइड है। बेंजोइल पर ऑक्साइड का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पर ऑक्साइड आप समझ रहे हैं कि ओ बॉन्ड होता है, यहाँ पे पीएच है। इसका नाम है मेरे बच्चों बेंजोइल पर ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव के लिए सब बात जो है आपको याद रखना है। पॉपुलर फ्री रेडिकल इनिशिएटर है भैया। दुनिया में जितना भी फ्री रेडिकल से रिएक्शन चलता है तो उनका शुरुआत यही कराते हैं जिनका नाम है बेंजोइल पर ऑक्साइड, ही स्टार्ट करवाते हैं उनको। तो आपको पहला बात क्या समझना है? फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन जो है वो कौन शुरू करेगा बताओ? फ्री रेडिकल इनिशिएटर बोल करके तो आप पार हो गए। तो आपसे कोई सवाल करेगा कि बताइए फ्री रेडिकल इनिशिएटर कौन है, तो उसको जवाब दीजिएगा कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो है उसका नाम बेंजोइल पर ऑक्साइड है। क्या है बच्चों? बेंजोइल पर ऑक्साइड है। अब पूछा कि बेंजोइल पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताइए, तो लो भैया बेंजोइल पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर सामने है यहाँ पे। तो यही वो है
जो इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को शुरुआत करेंगे, यानी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को शुरुआत करेगा फ्री रेडिकल इनिशिएटर शुरू करने वाला। इस शुरू करने वाले का नाम है बच्चों बेंजोइल परऑक्साइड, और बेंजोइल परऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये जो है इनके प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, यानी शुरू करेंगे, स्टार्ट कराने वाले हैं, इनिशिएटर हैं। तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि इट इज़ इनिशिएटेड बाई, आपको तो मानो पक्का ही याद हो गया है कि इट इज़ इनिशिएटेड बाई फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल से ये इनिशिएट होगा। तो फ्री रेडिकल से जब इनिशिएट हो रहा है, ये तो अब मैंने दोबारा लिखाया है कि फ्री रेडिकल से इनिशिएट हो रहा है। अब सवाल क्या है कि मान लो कोई चीज़ मान लो कैटायन से होने वाला है, कोई रिएक्शन मान लो एनायन से होने वाला है, तो कैटायन, मान लो कोई रिएक्शन अगर कैटायन से हो रहा है तो कैसा कैटायन रिएक्शन को अच्छा कराएगा, तो जो कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन को बढ़िया कराएगा, जो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा भैया वो रिएक्शन को बढ़िया कराएगा। तो अभी मान लो रिएक्शन किससे होने वाला है, फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल शुरू करेगा, तो कौन सा फ्री रेडिकल रिएक्शन अच्छा कराएगा, तो वही फ्री रेडिकल रिएक्शन अच्छा कराएगा जो स्टेबल होगा। तो दिमाग में बैठा करके रखना है कि तो दिमाग में तो लिख ही लोगे कि इट इज़ इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल इसे शुरू किया। तो भैया कैसा फ्री रेडिकल, तब जवाब देना है कि स्टेबल फ्री रेडिकल जो है वो फेवर करेगा, यानी पक्ष में जाएगा। किसके पक्ष में जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के पक्ष में जाएगा, यानी फेवर में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि इट इज़ इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। अब कैसा फ्री रेडिकल, स्टेबल वाला कि अनस्टेबल वाला, तो स्टेबल वाला, तो यहाँ पर जवाब दे दिया कि स्टेबल फ्री रेडिकल जो है ये फेवर्स करेगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को, ये फेवर करेगा, यानी इसके पक्ष में जाएगा। तो बिल्कुल आपने इतना बात को समझ लिया है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का शुरू जो होता है ये तो किसके मौजूदगी में होगा बताओ तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर के मौजूदगी में होगा, प्रेजेंस में होगा। इनका पॉपुलर जो इनको शुरुआत करने वाले हैं, जो इनिशिएटर हैं, उनका नाम ज़रा बताना। तो बेंजोइल परऑक्साइड है भैया, ये देखो, ये बेंजोइल शुरुआत करने वाले इनिशिएटर हैं। तो इनिशिएट तो किया भैया, फ्री रेडिकल कर दिया। स्टेबल फ्री रेडिकल, एक अच्छा फ्री रेडिकल अच्छा से फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराएगा कि नहीं कराएगा। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को अच्छा होने के लिए फ्री रेडिकल अच्छा होना चाहिए। अब फ्री रेडिकल अच्छा का मतलब बच्चों कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ जनरल पहले एग्जाम्पल आपको समझ लेना है। अभी मैंने स्टायरीन लिखा, बिल्कुल घबराना नहीं, सब मैं बात करूंगा। स्टायरीन क्या है, सारा चीज़ अभी आ जाएगा। तो स्टायरीन है, उसके बाद इथाइलिन लिखा मैंने, और मैंने लिखा प्रोपाइलिन। ये 3 मेन एग्जाम्पल तो आपको एकदम याद रखना है, ETC बहुत सारे आएंगे अभी इसमें एडिशन में। तो स्टायरीन, इथाइलिन और प्रोपाइलिन जो है, इनका जो पॉलीमराइजेशन होता है ये बाई होता है फ्री रेडिकल। बाई क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से ये ऐड होते हैं। यानी स्टायरीन को स्टायरीन से जोड़ना है तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से होगा। इथाइलिन को इथाइलिन से जोड़ना है तो इस प्रोसेस से होगा। प्रोपाइलिन, सब जोड़ करके मैं दिखाऊंगा, अभी तो खाली एग्जांपल रखा है। तो कोई पूछेगा कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किनका होता है, तो जवाब देना है स्टायरीन, इथाइलिन और प्रोपाइलिन का जो रिएक्शन माने जो प्रोसेस इनके अंदर होता है वो बच्चों फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात निकल करके आएगा, इथाइलिन को ज़रा ध्यान में ले लो, इथाइलिन को ज़रा ध्यान में ले लो। तो इसका पहले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इथाइलिन के बारे में अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, इथाइलिन के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में ये तो पक्का है कि 3 चीज़ का तो माने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से रिएक्शन जा रहा है, स्टायरीन का, इथाइलिन का और किसका, प्रोपाइलिन का। तो बच्चों जो इथाइलिन है, इथाइलिन के साथ कुछ स्पेशल कंडीशन हमको देना पड़ता है, कुछ स्पेशल कंडीशन लगाना पड़ता है। किसके साथ, इथाइलिन के साथ। तो विथ इथाइलिन, एकदम याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, विथ इथाइलिन स्पेशल कंडीशन इज गिवन, विथ इथाइलिन स्पेशल कंडीशन इज प्रोवाइडेड, यानी इथाइलिन के साथ हम लोग को स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो 350 केल्विन से लेकर के 570 यानी 570 केल्विन का होगा।
किसको? इथाइलिन को स्पेशल कंडीशन देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ होगा, 350 से 570, 350 से 570 केल्विन का इसे हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। फिर हमें इसे प्रेशर देना पड़ेगा, तो प्रेशर जो देना होगा वो 1000 से 2000 ATM का यानी प्रेशर देना पड़ेगा। काफ़ी हाई प्रेशर है ये, केमिस्ट्री में प्रेशर ATM में चलता है, आपको पता होना चाहिए। तो किनको स्पेशल कंडीशन देना है? इथाइलिन को। इथाइलिन के साथ थोड़ा कुछ स्पेशल कंडीशन लगता है। चलिए भैया कुछ स्पेशल है, तो इथाइलिन को स्पेशल कंडीशन दिया। टेम्परेचर कितना देना है? 350 से 570। प्रेशर बोलो कितना देना है? 1000 से 2000 ATM का हमको इसमें प्रेशर लगाना है। तब जो प्रोडक्ट बन करके आएगा, बच्चों, यानी द प्रोडक्ट फॉर्म इज, यानी जो प्रोडक्ट बन करके आएगा उसे हम लोग लो डेंसिटी पॉलीइथीन कहेंगे। क्या कहा जाएगा बच्चों? लो डेंसिटी पॉलीइथीन कहा जाएगा। और शॉर्ट में इसे लिखेंगे LDPE। शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? LDPE। व्हाट इज LDPE? क्या है LDPE? लो डेंसिटी पॉलीथीन है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसे शॉर्ट में क्या लिखा है बच्चों? LDPE लिखा है। तो LDPE ऐसे ही नहीं बनेगा भैया। लो डेंसिटी माने हल्का वाला पॉलीथीन, हल्का वाला LDPE। हाई डेंसिटी जब बनेगा वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा, चौथा वाले से। हाई डेंसिटी माने भारी वाला, और ये हल्का वाला पॉलीथीन है, हल्का वाला पॉलीथीन। तो आप जानते हैं हम लोग जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं, जिसे पॉलीथीन बोलते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, LDPE है। किससे बनता है? इथाइलिन से बनता है। इथाइलिन को ही इथीन बोला जाता है, याद रहे। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हो, उसी को इथीन बोलते हैं IUPAC में। तो इथाइलिन के साथ स्पेशल कंडीशन लगाया गया था, जिसमें टेम्परेचर, अगर इथाइलिन को टेम्परेचर दे दोगे 350 से 570 केल्विन का, और प्रेशर लगा दोगे 1000 से 2000 ATM का, तो जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा बच्चों, उसका नाम है लो डेंसिटी पॉलीइथीन, यानी उसे हम LDPE के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए ये प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस का नाम है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ही चल रहा है। इसका शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत करवाया था बेंजोइल परऑक्साइड से। किससे कराया था? बेंजोइल परऑक्साइड से। अब मान लीजिए प्रोसेस को कोई रोकना चाहता है, यानी स्टॉप करना चाहता है कि भैया चल रहा है तो अब रुकना चाहिए। तो रोकने के लिए हमें इनहिबिटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? इनहिबिटर। इनहिबिट माने रोकने वाला, इनिशिएट माने शुरू करने वाला। तो अभी हमें डालना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल इनहिबिटर हमें डालना पड़ेगा। इनहिबिटर एकदम नाम एकदम याद करके आपको जाना है एग्जाम के लिए। तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर ऐसा होता है, ज़रा देख लो पहले। ये फ्री रेडिकल इनहिबिटर है, इसका नाम है बच्चों बेंजोक्विनोन। क्या नाम है बच्चों? बेंजोक्विनोन इसका नाम है। तो बेंजोक्विनोन क्या है भैया? तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर है, चलते हुए रिएक्शन को रोक देगा, यानी इनहिबिट कर देगा। बड़ा अच्छा बात है कि इनहिबिट करेगा, शुरुआत करने वाला भी है और इनहिबिट करने वाला भी है। तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर का नाम बोलो क्या है? बेंजोक्विनिन। और फ्री रेडिकल इनिशिएटर का नाम बताओ बच्चों क्या है? तो बेंजोइल परऑक्साइड है। तो ये जो पहला, चारों में जो पहला पॉलीमराइजेशन है, ये मैंने आपका इधर कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम था बच्चों फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। क्या नाम था बच्चों? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो आपने क्या क्या सीखा कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल से होता है, यानी शुरुआत होता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का शुरुआत करने वाला कौन है? तो बेंजोइल परऑक्साइड है। ठीक है भैया। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को शुरुआत कौन किया था? फ्री रेडिकल किया। कैसा फ्री रेडिकल होना चाहिए? तो स्टेबल होना चाहिए। कौन कौन इससे, माने इस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल कौन कौन है, माने कौन कौन इस प्रोसेस में जा सकते हैं? तो स्टाइरिन है, इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, आपको याद रखना है। इथाइलिन के साथ कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दो, जैसे टेम्परेचर दे दो इतना, प्रेशर दे दो इतना, तो एक कंपाउंड बन करके तैयार होगा जिसका नाम LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाएगा। अगर ये प्रोसेस को रोकना है तो आपको फ्री रेडिकल इनहिबिटर डालना पड़ेगा, और फ्री रेडिकल इनहिबिटर का नाम है बच्चों बेंजोक्विनोन। क्या नाम है? बेंजोक्विनोन। तो ये चार में पहला हो गया है। सेकंड हम लोग कैटायनिक पॉलीमराइजेशन पे बात करेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब दूसरे पे बात करते हैं बच्चों। आइए हेडिंग लगाइए। तो दूसरा जो अपना पॉलीमराइजेशन है उसका नाम है कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है बच्चों? कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन नाम है। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल।
बच्चों न्यूक्लियोफाइल पे होता है निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रहे, तो माने दिमाग में बैठे कैटायोनिक का मतलब यहाँ है क्या, यही तो बात समझना है। कैटायोनिक का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन का जो शुरुआत करेंगे, माने इसका जो शुरुआत होगा, तो इसका शुरुआत होगा इलेक्ट्रोफाइल से, यानी E+ से, E पॉजिटिव चार्ज से। अब पॉजिटिव चार्ज में जो अच्छा पॉजिटिव चार्ज रहेगा भैया, वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन तो अच्छा कराएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो अच्छा पॉलीमराइजेशन कौन कराएगा, 3 डिग्री वाला, क्योंकि इनका नाम क्या है, कैटायन। तो कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन का शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से, हाँ, वो जो शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से होता है। किससे होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल से होता है। तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, एक अच्छा पॉजिटिव चार्ज, एक अच्छा रिएक्शन कराएगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज माने कार्बोकैटायन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला बात ज़रा यहाँ पर बताना कि कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन का जो शुरुआत है, यानी इट इज़ इनिशिएटेड बाय, इसका जो शुरुआत है, ये शुरुआत होगा मेरे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल से। एक बार अगर बात आप पकड़ गए तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का शुरुआत फ्री रेडिकल से होगा, तो वैसे ही कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन का शुरुआत कैटायन से होगा। तो ऑर्गेनिक में कैटायन नहीं बोलना है, उसे क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को बोलना है। तो इट इज़ इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, तो भैया अब जब कैटायन से हो रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है, तो अच्छा पॉजिटिव चार्ज अच्छा रिएक्शन कराएगा। तो हम कोशिश करेंगे जो मेरा कैटायन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, तो ज़्यादा से माने ज़्यादा अच्छा रिएक्शन चलते रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी जो स्टेबल कार्बोकैटायन अगर रहेगा तो फेवर करेगा किसको, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को बच्चों फेवर करेगा। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का शुरुआत किससे हुआ, इलेक्ट्रोफाइल से हुआ। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव है। तो कैसा कार्बोकैटायन होना चाहिए बच्चों, तो स्टेबल होना चाहिए। जितना अच्छा कार्बोकैटायन उतना बढ़िया आपका पॉलीमराइजेशन, उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। तो इनिशिएटर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। उसमें इनिशिएटर कौन था, तो फ्री रेडिकल था। उसका नाम हुआ करता था जिसे बेंजोइल परऑक्साइड बोलते थे। तो इनके इलेक्ट्रोफाइल का भी नाम होना चाहिए। तो इसका जो इनिशिएटर है वो इनिशिएटर है बच्चों एसिड कैटलिस्ट, जिसमें एग्जाम्पल आता है BF3। किसका एग्जाम्पल आता है, BF3। आपने NH3 BF3 तो देखा ही है ऐसा इनऑर्गेनिक में इस तरीके से। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बोरोन को दे देता है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 यहाँ से लेता है तो 8 हो जाता है, यानी लोन पेयर एक्सेप्ट किया। तो लोन पेयर देने वाला ये लेविस बेस कहलाता है, और लोन पेयर लेने वाला जो है लेविस एसिड कहलाता है। ये अलग बात हो, तो ये एसिड हो गया। तो इसलिए BF3 के बगल में क्या लिखा है, एसिड। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाने वाला, शुरुआत कराने वाला। चलिए, तो इनका जो इनिशिएटर है इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का ज़रा नाम बताइएगा क्या है, तो उसका नाम है माने BF3। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ये काम करता है कैटलिस्ट का, ये इनिशिएटर का कौन से पॉलीमराइजेशन में बच्चों, तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में ही काम करता है। ठीक है, तो इसका जो इनिशिएटर है वो एसिड कैटलिस्ट। तो BF3 के पास, BF3 के साथ थोड़ा सा अमाउंट में H2O और मिथेनॉल भी चाहिए। BF3 के साथ याद रहे थोड़ा सा बच्चों H2O और क्या चाहिए, मिथेनॉल भी चाहिए। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में चाहिए, एकदम ट्रेस अमाउंट में, तो थोड़ा सा हल्का सा हमें चाहिए। तो इनके साथ ही जो चाहिए, तो ये इनके सहायक हो गए माने थोड़ा सा हमें ज़रूरत है। तो इसे बोलते हैं बच्चों को कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, को कैटलिस्ट इसे बोला जाता है। आई होप आप समझ गए हैं कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो है इसका शुरुआत कौन करता है, एसिड कैटलिस्ट, जिसका एग्जांपल हो गया BF3। इनको थोड़ा सा H2O चाहिए, मिथेनॉल चाहिए, और इसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, को कैटलिस्ट। तो आपसे कभी मान लीजिए अगर ऐसा पूछ लिया कि बताओ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में एसिड कैटलिस्ट के साथ कुछ को कैटलिस्ट भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बताओ को कैटलिस्ट कौन कौन है। तो आपको टिक करना पड़ेगा H2O और मिथेनॉल पे। तो H2O और मिथेनॉल जो है सहायक कैटलिस्ट है, इसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं बच्चों, को कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, तो यहाँ भी एग्जाम्पल आएगा स्टाइरीन का। किसका एग्जाम्पल आएगा बच्चों, स्टाइरीन का।
उसमें स्टायरीन था, इथाइलिन था और प्रोपाइलिन था। इसमें स्टायरीन है और एक आइसोब्यूटाइलिन है। आइसो क्या है बच्चों? ब्यूटाइलिन है, ETC। बाकी जब एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझते चलोगे कि कैसे स्ट्रक्चर खींचना है, कैसे पॉलीमर बनाना है। अभी तो ये बात दिमाग में रखा। तो ये जो है आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। तो दो तो हो गया इधर आपका, एक तो सबसे पहला है फ्री रेडिकल और दूसरे का नाम क्या है? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए नंबर 3, यानी तीसरा जो पॉलीमर है उसका नाम है एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। आयनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या है ज़रा समझते हैं बच्चों। देखो तो अभी आप समझ ही चुके हैं कि कैसे हमें डील करना है कैटायनिक और एनायोनिक को। तो सबसे पहला बात क्या, एनायन का मतलब हो गया निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज होता है, जिस पे निगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो आप जो पहला चीज़ लिखेंगे कि इट इज़ इनिशिएटेड बाय, यानी इसका जो शुरुआत होगा, ये शुरुआत होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल से। तो अब कैसा, माने न्यूक्लियोफाइल जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो इसका शुरुआत करेगा। तो निगेटिव चार्ज यानी बढ़िया निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो जैसे उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन था, वैसे आप इसमें स्टेबल कार्बन आयन लिख सकते हैं या स्टेबल निगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। तो एक अच्छा निगेटिव चार्ज अच्छे तरीके से आयनायोनिक पॉलीमराइजेशन को करा सकता है, यानी जोड़ सकता है। तो सबसे पहले तो शुरुआत किससे होगा बच्चों? तो न्यूक्लियोफाइल से होगा। दूसरा बात में क्या लिखा हूँ मैं कि स्टेबल निगेटिव चार्ज जो है, अगर निगेटिव चार्ज, स्टेबल निगेटिव चार्ज ये फेवर करेगा, यानी पक्ष में जाएगा, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन के पक्ष में जाएगा ये। तो सबसे पहला बात है कि इसका शुरुआत किसने किया बच्चों? तो न्यूक्लियोफाइल ने किया। लेकिन एक अच्छा निगेटिव चार्ज जो है वो किसके पक्ष में जाएगा? एनायोनिक पॉलीमराइजेशन के पक्ष में जाएगा। अब इसका जो इनिशिएटर है, यानी जो शुरुआत करने वाला है, इसका इनिशिएटर होता है बच्चों ऑर्गेनोलिथियम। कौन होता है? ऑर्गेनोलिथियम। इसको बोलते हैं RLI। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा है। मेटल और कार्बन में बॉन्ड होना चाहिए, मेटल और कार्बन में बॉन्ड होना चाहिए। इसका नाम है ऑर्गेनो या अल्काइल लिथियम कह सकते हैं। उसी को ऑर्गेनोलिथियम जान करके लिखा गया है, ताकि मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी ऑर्गेनिक के साथ रिलेशन है, तो ऑर्गेनोलिथियम लिखा गया है। या इसी का इनिशिएटर सबसे बढ़िया RMGX है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या GR के नाम से हम लोग जानते हैं। तो RMGX में R- जो है ये वाला, ये रिएक्शन करता है R-। RLI में R- जो है इसी का बात हो रहा है, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अगर कोई पॉलीमराइजेशन यानी कोई मोनोमर अगर इस प्रोसेस से अगर जुड़ना चाहता है, यानी जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उनको जोड़ता है या उसके रिएक्शन को शुरुआत कराता है, तो जो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा? RMGX या कौन होगा? RLI, जो इनके रिएक्शन का क्या कर सकता है? शुरुआत कर सकता है या चला सकता है। तो सबसे पहला बात कि इनका शुरुआत कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल माने निगेटिव चार्ज है, तो एक अच्छा निगेटिव चार्ज जो है किसके फेवर में जाएगा? एनायनिक पॉलीमराइजेशन के पक्ष में जाएगा। इनका इनिशिएटर कौन है? या तो ऑर्गेनोलिथियम बोलो RLI, या तो RMGX बोलो। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन हम लोग चल रहे थे, मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, अभी आप इसे नोट नहीं करेंगे। सबसे पहला बात मैं अभी एक बात आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि इस एनायनिक पॉलीमराइजेशन मान ये मोनोमर है जिस जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन करता है। इनके रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए RMGX या RLI जैसा कंपाउंड चाहिए, तभी जा करके एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ना शुरू होंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या मैं कह रहा हूँ कि एक गुड मोनोमर, एक अच्छा जो मोनोमर होगा, ये सब मोनोमर है बच्चों, एक अच्छा मोनोमर जो इसके लिए होगा, ए गुड मोनोमर मस्ट हैव एटलीस्ट, यानी कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम 1 EWG ग्रुप, यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। मानी जो एग्जांपल भी देख रहे हैं, जैसे स्टायरीन होता, इथाइलिन होता और प्रोपाइलिन होता, तो उनका जो पॉलीमराइजेशन जाता वो पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल से जाता। माने उनको अगर स्टायरीन को स्टायरीन से अगर जोड़ना है तो उनके रिएक्शन का शुरुआत जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड कराता।
अभी हम लोगों ने कैटाइनिक पढ़ा था, तो उसका एग्जांपल स्टाइरिन था और आइसोब्यूटाइलिन था। माने स्टाइरिन तो दोनों में आया है, तो आइसोब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन को अगर जोड़ना था तो वहाँ शुरुआत करने वाला BF3 होना चाहिए, BF3 होना चाहिए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये आयनायनिक पॉलीमराइजेशन है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आयनायनिक पॉलीमराइजेशन से जुड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसको इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को इसके साथ अगर जोड़ना होगा तो इनका शुरुआत करने वाला न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और 2 आपको यूज़ करना है, एक RMGX और एक क्या यूज़ करना है, RLI। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है उन्हीं को आपस में जोड़ने के लिए इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक अच्छा माने आयनायनिक पॉलीमराइजेशन का जो मोनोमर होना चाहिए, उस मोनोमर में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी EWG होना चाहिए। तो मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया था कि अगर पहले और सेकेंड एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, तो ऐसा कंपाउंड जो है ये EWG में जाता है। किस में जाता है बच्चों? EWG में जाता है। चाहे ये मान लो कीटोन वाला ग्रुप हो, चाहे यहाँ CN वाला ग्रुप हो, तो ये सारा का सारा जो है कैसा फंक्शनल ग्रुप है? EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन अंडर रेजोनेंस बात हुआ था। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो CO है ये पहले और सेकंड में यानी कीटोन वाला ये जो ग्रुप है ये किसका काम करेगा? EWG का। यहाँ आपको EWG यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ CN है ये भी EWG ग्रुप दिख रहा है, यहाँ CN है ये भी EWG ग्रुप दिख रहा है। तो अगर मोनोमर के अंदर ऐसा EWG ग्रुप अगर नज़र आता है तो देख करके समझ जाना है कि इनका जो एडिशन होगा, ये जब आपस में जुड़ेंगे तो आयनायनिक पॉलीमराइजेशन से ही जुड़ेंगे। यानी इनको जोड़ने के लिए या शुरुआत करने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन है उसमें? तो RMGX और कौन है? RLI है। तो इसका नाम है मिथाइल एक्राइलेट। क्या नाम है बच्चों? मिथाइल एक्राइलेट इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। क्या नाम है? एक्राइलोनाइट्राइल इसका नाम है। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्फा साइनो एक्राइलेट, इन नाम है इनका। तो एक्राइलेट अगर कहीं भी अगर आया तो आपको समझ आना है कि इनका जो पॉलीमराइजेशन है वो कैसा है? आयनायनिक है। यानी इस एक मॉलिक्यूल को, कोई भी तीनों में से इस एक मॉलिक्यूल को इसी के एक और मॉलिक्यूल के साथ अगर जोड़ना होगा तो आपको न्यूक्लियोफाइल यूज़ करना है जो RMGX और क्या है? RLI है। वैसे ही उधर स्टाइरिन को स्टाइरिन से जोड़ना है तो आपको कैटायनिक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ करना होगा। तो ये आपका आयनायनिक पॉलीमराइजेशन हो गया है। अब हम लोग लास्ट पॉलीमराइजेशन पे बात करेंगे इधर से, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। और उसी के साथ आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है पॉलीमर का इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए सिखाऊंगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब चौथा हेडिंग लगाइए, यानी इधर से चौथा आप हेडिंग लगाइए जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। और इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों, इसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, एक जिगलर था एक नेटा था। तो इसका नाम है जिगलर नेटा कैटलिस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, या जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, जो जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, मैं बता रहा हूँ। तो चौथा जो पॉलीमराइजेशन है उसका नाम क्या है बताओ? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। कौन कौन? जिगलर और नेटा ने। तो इसका नाम है जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन। बच्चों एक कंपाउंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ C2H5(3Al), एकदम पढ़ करके जाना है ये सब बच्चों। तो ये 3 है और ये इथाइल है, C2H5 आपका Al से एल्यूमिनियम है। तो इसका नाम हो गया ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्या हो गया बच्चों? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। प्लस मैंने लिखा TiCl4, इसको बोलेंगे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या बोला जाएगा? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है भैया। तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनको एक साथ मिलाकर के कहा जाता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? जिगलर नेटा कैटलिस्ट। तो अगर कोई मोनोमर यानी यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं और वो जिगलर नेटा कैटलिस्ट की मदद से अगर जुड़ रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन।
अगर न्यूक्लियोफाइल की मदद से जुड़ते एनायोनिक हो जाता, इलेक्ट्रोफाइल की मदद से जुड़ते कैटायोनिक हो जाता बच्चों, और अगर फ्री रेडिकल की मदद से जुड़ते तो फ्री रेडिकल हो जाता। तो पहले समझना है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, याद रहे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी इनको बोलते हैं हम लोग, इसको जिगलर और नेटा ने बनाया था, इसी का नाम है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। क्या नाम है बच्चों? जिगलर नेटा कैटलिस्ट। तो अगर इफ़ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, अगर पॉलीमराइजेशन होता है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, तो भैया किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हो रहा है, तो दिस पॉलीमराइजेशन, यानी इसी को बोलते हैं, दिस पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड, इसी का नाम होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। क्या नाम होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इसका नाम होता है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए कहाँ होना चाहिए बताओ? जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसका नाम क्या कहलाएगा? जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। और यहाँ से जो कंपाउंड बन करके तैयार होता है वो बनता है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो इट इज़ यूज टू फॉर्म, यानी इसका यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू फॉर्म बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन यहाँ से बनता है, इसी को बोलते हैं HDP। आपने LDP देखा था और यहाँ क्या बना है? HDP। तो पहला वाला फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से याद होगा आपको कि LDP बना था, और यहाँ जिगलर नेटा कैटलिस्ट से क्या बना है? HDP। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दिया। तो 4 नंबर पॉलीमराइजेशन का नाम बोलो। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन है, किसने दिया था? तो जिगलर और नेटा ने दिया था। भैया ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो एक कैटलिस्ट बनाया गया था जिसको जिगलर नेटा कैटलिस्ट बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और बोलो क्या है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इनके प्रेजेंस में अगर कोई प्रोसेस होता है तो इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी मदद से जो कंपाउंड तैयार होता है वो क्या बनता है? भारी वाला पॉलीथीन बनता है, जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इधर का जो 4 पॉलीमर था, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इधर का जो 4 पॉलीमर था, ये चारों का चारों मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये तो पहला सेक्शन आपका पॉलीमर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा थियोरेटिकल था। तो पॉलीमर का डेफिनेशन दिया गया, पॉलीमराइजेशन समझाया गया, मोनोमर समझाया गया, मैंने होमोपॉलीमर समझाया, कोपॉलीमर समझाया। उसके बाद बच्चों शेप के हिसाब से बांटा था, जिसमें आपने लीनियर पढ़ा, ब्रांच पढ़ा, क्रॉस और नेटवर्क पढ़ा। फिर पॉलीमराइजेशन के हिसाब से बांटा था, जिसमें कंडेंसेशन पढ़ाया, एडिशन पढ़ाया गया। फिर एडिशन में आपने एक बात क्या नोट किया था कि कैटायन से भी हो सकता है, एनायन से भी हो सकता है, फ्री रेडिकल से भी हो सकता है। तो 3 तो इधर हो गए, एक कोऑर्डिनेशन इधर चौथा मिल गया, तो ये 4 अलग हो गया। तो फिर हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन और लास्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन पे बात कर लिया बच्चों। तो ये आपका पॉलीमर का पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मैं आपको मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।